हे आयो मोरीलो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मोहित की तरफ से आया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिव्या की तरफ से आया है, तो एक क्वेश्चन हमारा आर्यन की तरफ से आया है, हमारे अविशी की तरफ से आया है, अक्षिता की तरफ से एक क्वेश्चन आया है कि जी साहब मेवाड़ की धरा और मेवाड़ की महत्वता आपकी लाइफ में क्या है? कई भी वेजा भले आप घर रो तो काम वेणो छावे। देखो मारा वाते तो कोई अतरो दोरो नहीं वे है, मैं एकली करती रहूं सब काम। और एक ताक है आपने कही कि आलियो वे वणी में वणी फोन ने मिलियो और पचे शूट की। तो आप ये पॉडकास्ट ज़रूर देखें, आपको बहुत कुछ इससे पहले भी जो पॉडकास्ट हुए हैं उनसे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इससे भी मुझे ऐसा लगता है, मेरी आशा है कि आप इससे कुछ सीख पाएंगे। जी साहब बढ़ते हैं अपने सोशल मीडिया क्वेश्चंस की तरफ। जब हमने आपकी पोस्ट डाली थी कि हमारे साथ जिगीसा जोशी जुड़ने वाली है, कमिंग सून की पोस्ट डाली थी, तो हमारे मैसेज बॉक्स में क्वेश्चंस तो फुल हो गए थे, पर बहुत गिने चुने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिए हैं वो आपके व्यूअर्स आपसे पूछना चाहते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि मैं आपको बता देता हूँ, ये मोहित ने पूछा है कि टेल हर टू लिस्ट द नंबर ऑफ टैलेंट शी हैज़, शी नोन एज ऑफ नाउ ऑडियंस विल बी स्टन। आपके टैलेंट जानना चाहते हैं कि आप क्या क्या टैलेंट आप में है इस इन्फ्लुएंसिंग के अलावा। ओके, तो अभी वैसे तो इतना कोई खास टैलेंट नहीं है, मैं किसी में भी ऐसा पारंगत नहीं है आप ही, पर है कुछ जैसे कि मैं गाती हूँ है ना, और मैं पढ़ाती भी हूँ, और मेरा सब्जेक्ट बायोलॉजी है, मैं बायोलॉजी टीचर भी हूँ, और उसके साथ मैं अभी वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हूँ, और पेंटिंग करना मुझे पसंद है, और डांस करना मेरा ऐसा शौक है। उसके अलावा मैंने संस्था जो कर रखी है उसके अंदर मैं बहुत सारी कल्चर बेस्ड चीज़ें भी करती हूँ। तो हाँ, ये कुछ चीज़ें हैं जो कुछ जो मुझे है पसंद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सृष्टि की तरफ से आता है कि सबसे बड़ा बहादुरी वाला काम किया है आज तक का आपने? मुझे ऐसा लगता है कि जब हम गलत के लिए खड़े होते हैं, जब कोई साथ में खड़ा नहीं होता, तो वो एक सबसे ज़्यादा बहादुरी का काम मैंने किया था। तो हाँ, कि कुछ गलत हो रहा था हमारी सोसाइटी के अंदर और उसके लिए हमने स्टैंड लिया, मैंने अकेले ने लिया। उसके बाद में लोग, जैसे हम लोग भीड़ के अंदर कोई एक इंसान खड़ा हो जाता है तो सब उसको देख के खड़े होने लगते हैं। तो हाँ, उसको 1 साल कल ही हुआ है, वो दिन 28 जनवरी था। तो हाँ, मैंने ऐसा किया था, और वही मेरा सबसे ज़्यादा, सबको पता है कि वो क्या है, मैं यहाँ पे नहीं बोलना चाहती उसको। जी साहब मेरा पर्सनली क्वेश्चन है, जब मैं घर पे 2 या 3 घंटे मोबाइल लेके बैठा रहता हूँ, तो मेरी मम्मी ताने मारती, आखो दिन नहीं फोन ने लेन पड़ियो रहे अंडे वायदी लगी दे, आखो दिन टे वही फोन ने लेन पड़ियो रहे। पर आपको तो नए नए कंटेंट बनाने पड़ते होंगे, आपको बार बार वो फ़ोन को यूज़ करना पड़ता होगा, तो आपको ऐसे क्या क्या ताने पड़ते हैं, क्या क्या बातें सुननी पड़ती है आपको? हमारे यहाँ पे बहुत है ऐसा कि मेरी मम्मी को ऐसा है कि कई भी वेजा भले आप घर रो तो काम वेणो छावे, पूरो घरों काम पहला वेणे छावे, पचे तू फोन कई भी करो, कटे भी जाओ भली माने कहीं लेनो देनो नहीं है, कचरा काढ़िया हुआ तो कचरा पूरा, जैसे आपने एक वीडियो में बताया था कि कॉलेज जानो, लेक्चर भले अटेंड वो नहीं, वो अपन बासन माजा नहीं माजा वे माजिन पर जानो बस। हाँ, अभी भी मैं यहाँ आई हूँ, सब काम करके आई हूँ घर का। तो ये सारे, और ताने तो बहुत, आप कितने भी आगे बढ़ जाओ, वो माँ तो माँ ही है, वो तो ये मतलब पूरे दिन उनसे ही सीखने को मिलता है सबसे ज्यादा मेवाड़ी के बारे में। अभी जैसे ये होता है ना कि फोन हाथ में लिया तो कोई खावा ने दे रही हो गई, तो आजकल खावा ने दे रही हो गई। हाँ, मम्मी भी यही बोलती है, बिल्कुल। हाँ, आजकल तो हाँ तो दे रहा है, बिल्कुल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मोहित की तरफ से आया है कि स्कूल तक खुद को फेलियर समझने वाली जिगीशा के मन में सेल्फ कॉन्फिडेंस किसकी वजह से आया, किसने उसके असली टैलेंट को पहचाना? ये आपका क्वेश्चन मोहित की तरफ से आया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है मुझसे कि देखिए, सबसे पहले तो बहुत इंटरव्यूज में बोल चुकी हूँ मैं कि स्कूल लाइफ तो बहुत ही ज़्यादा मेरे याद भी नहीं करना चाहती मैं उस लाइफ को, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पढ़ने में कमज़ोर बिल्कुल। और बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं ना कि मन्ना लारे नहीं लेनो आबान दोस्त अशेष बनाना हाँ बढ़िया लगा, तो ऐसा हुआ था। और फिर मेरी एक मैम है विनीता राठौड़, उन्होंने मुझे एसएमबी के अंदर, एसएमबी कॉलेज में जब मैं थी तब सिर्फ उन्हें ही फर्क नहीं पड़ता था कि मेरे नंबर कितने कम हैं या ऐसा। तो विनीता मैम ने सबसे पहले स्वीकार किया मुझे कि ठीक है, जैसी है अच्छी है, उन्होंने स्टेज दिया। और फिर उसके बाद में स्टेज के बाद में ये दूसरा स्टेज, उसके बाद में एनएसएस करना, उसके बाद में नुक्कड़ करना और ड्रामा करना। हाँ, मैंने एक और टैलेंट का नहीं बताया, मैं थिएटर्स भी करती हूँ। अच्छा, हाँ, तो
वो सारी चीज़ें उन्होंने मेरी पहचानी और उन्होंने मुझे मंच दिया। तो मैं विनीता राठौड़ का हमेशा थैंकफुल, मैं हमेशा उनके लिए रहूँगी कि जब भी उनको कोई ज़रूरत पड़ी मैं उनके लिए हमेशा सबसे आगे रहूँगी, क्योंकि हाँ वो ही हैं एक जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पे इस चेयर पे बैठी हुई हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिव्या की तरफ से आया है। जब दूसरे राज्य के लोग राजस्थान में आते हैं तब वो दूसरी अपनी लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, पर राजस्थान का कोई लोग बाहर जाता है तो वो अपनी मेवाड़ी बोलने में हिचकिचाता क्यों है? क्यों उसको शर्म आती है अपनी मेवाड़ी को प्रस्तुत करने में? ऐसा क्वेश्चन आपकी तरफ से आया, इसका क्या कारण है? आप पहले भी बता चुके हैं पर आप इनको बता दीजिए वापिस। तो यही है कि हमारे यहाँ पे क्या है कि अभी फैशन का जो, अभी हम फैशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा उसके ऊपर ही डिपेंड करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि आजकल तो कोरियन ड्रामा बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, आपने BTS, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही है। जो हमारे रियल हीरोज़ हैं उनको तो सब भूल ही चुके हैं। अभी बर्थडे पूछो BTS के तो सबको याद होंगे कि किनके बर्थडे क्या है, वी का और इन सब का। और यही अभी 19 तारीख को जब जो हमारे दाता हैं, अन्नदाता हैं, वो तो हमारे, और उनका जन्मदिन था और उनके जन्मदिन को मुझे याद दिलाना पड़ा था और वैसे मुझे खुद भी याद नहीं था। तो ये हमारा एक बहुत ही, तो हमें ही उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए मेवाड़ी को, जैसे हम अभी गोवा गए थे और वहाँ पे साउथ इंडियंस थे, तो वो लोग अपनी अपनी भाषाएं बोल रहे थे, तो मैंने और मेरी फ्रेंड ने डिसाइड किया कि अभी हम मेवाड़ी यहाँ पे बोलेंगे। तो वो उस कोने से मैंने कहा वहाँ से बोलना स्टार्ट करना, मैं यहाँ से बोलूँगी, और हम मेवाड़ी में बात करना स्टार्ट किया। उनको बहुत अच्छी लगी और अरे वाह ये कहाँ से बोल रहे हो, मैंने कहा ये राजस्थानी है। क्वेश्चन हमारा अभिषेक की तरफ से आया है कि वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बोलिए। वैसे मैं वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण जैसी कोई चीज़ मानता नहीं हूँ, क्योंकि मेरी सोच ये है कि हमारे राजस्थान से इतनी बड़ी बड़ी वीरांगनाएं हमने देखी, हमारी रानी पद्मावती, इतनी बड़ी बड़ी वीरांगनाएं, तो वुमेन, आज की वुमेन एम्पावरमेंट की उसको कोई ज़रूरत नहीं है। महिला सशक्तिकरण मैं कोई टॉपिक मानता नहीं हूँ, पर आपका इस बारे में क्या ख्याल है? यही है कि ना सबसे ज़्यादा पावरफुल है, और जो औरतों को ऐसे, देखिए बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो औरतों को रोकते हैं हमारे यहाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान में तो हाँ मानते हैं, बहुत मानते हैं, बहुत माँ के पूजते हैं यहाँ पे। तो और बहुत ही ऐसा नहीं है कि औरतों को इज्जत नहीं करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं यहाँ पे औरतों की। तो महिला सशक्तिकरण का यहाँ पे तो कोई इतना मुझे अब आज की दुनिया में तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कोई, लेकिन फिर भी ऐसा है कि कुछ लोग जो हैं वो रोकते हैं कि नौकरी नहीं करवाना। जिस तरह से कुछ लोगों की शर्त होती है कि आप रिश्ता लेकर आए हैं तो वो ये बोलते हैं कि हम नौकरी नहीं करवाएंगे क्योंकि मेरा बेटा इतना कमा लेता है कि ज़रूरत नहीं है हमें आपकी बेटी के पैसे की। तो वो नहीं होता, मतलब कुछ लड़कियां ऐसी होती है जो सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए अपना काम करना चाहती है, तो वो चीज़ करने का मौका मिलना चाहिए। हर एक को इंडिपेंडेंट होना चाहिए अपनी लाइफ के अंदर, और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लाइफ में क्या हो जाए कभी क्या पता। तो ये नहीं होना चाहिए कि आप किसी पे डिपेंडेंट ही रहो अपनी लाइफ के लिए। तो मेरा हमेशा से यही रहता है कि जो लोग रोक रहे हैं वो तो पोटेंशियल जानते हैं एक औरत का कि आगे जाके क्या कर सकती है, तो रोकते वही हैं जिन्हें पोटेंशियल पता है। तो ऐसा बुरा मानने की बात नहीं है, अपने को बस उनको ध्यान रख के उन्हें समझा के और करना चाहिए आगे काम। वैसे हमारे यहाँ पे ऐसा बिल्कुल सिस्टम नहीं। बहुत महिला सशक्तिकरण को मैं भी कोई टॉपिक वैसे मानता नहीं हूँ, होना नहीं चाहिए, क्योंकि महिला खुद ही, माँ एक ऐसी चीज़ है जो पूरे परिवार को अकेली चला सकती है। और कई सारे उदाहरण मैंने देखे हुए भी हैं। जैसे जिगिसा, हम देखते हैं कि पहले राजस्थान में एक ऐसा कल्चर था जहाँ लड़कियों की जल्दी शादी करा देते थे। लड़की जैसे 16 वर्ष की हुई तो उसकी जल्दी शादी करा देते थे। अब जब राजस्थान से बाहर से कोई विजिट करता है अपने राजस्थान पे, तो उनकी मेंटेलिटी यही है कि राजस्थान में लड़कियों की जल्दी शादी करा देते हैं, क्योंकि अपने राजस्थान से बेस्ड सीरियल बन चुके हैं कि बालिका वधू नाम के जो पहले आते थे। तो आपको क्या लगता है इसका क्या कारण हो सकता है कि राजस्थान में चेंजेस हो रहे हैं या होने चाहिए, और अपन कैसे चेंजेस इनको कर सकते हैं? देखिए चेंजेस तो हो रहे हैं, 100% होना भी बाकी, और हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी करेंगे भी। जैसे मेरे जैसी लड़कियां आगे आ रही हैं, और जैसे बहुत सारी ऐसी लड़कियां भी हैं जो 28 की हो के भी काम कर रही हैं और फिर शादी के बारे में 30 के अंदर शादी कर रही हैं। वो सब चीज़ें तो हैं ही हैं। जैसे मेवाड़ के अंदर भी कभी कभी बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो कि चाहती हैं कि वो 20 में शादी कर ले। सबका अपना ऑप्शन होता है, वो तो आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन हाँ, कुछ लोगों की ऐसी है मेंटेलिटी कि राजस्थान के अंदर बाल विवाह हो जाया करते थे, जो भी गांवों के अंदर शायद हो भी रहे होंगे, इतना
ठीक है कि पूरी तरह से तो अभी तक हम लोग उस पर ख़त्म नहीं कर पाए हैं, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक हमने उस पर काम किया है। और मैं अभी इससे यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप पढ़ाइए अपनी बेटी को, उसे उसकी ज़िंदगी में जो उसको फैसले लेने हैं उसका खुद का एक ओपिनियन होना चाहिए, उसको खुद का उसकी ज़िंदगी का फैसला उसे खुद लेना चाहिए, उतनी ताकत उसको दें और उसे आज़ादी दें जीने की। और जैसे बहुत सारे हैं कि बेटों को घर का काम नहीं कराते हैं, बेटियों को कर हाँ करते हैं जी, लेकिन हमारे घर के अंदर ऐसा नहीं होता। जैसे मैं अपने घर का बताती हूँ पर्सनल, मुझे औरों का नहीं पता, लेकिन मेरे घर के अंदर मेरी मम्मी वर्किंग वुमन है और मेरे पापा रिटायर्ड हैं, तो मेरी मम्मी काम करती हैं। और मेरा जो भाई है, हम दोनों को, क्योंकि मम्मी स्कूल जाती थी तो हम लोगों को मिलके काम करना होता था, तो उसमें नहीं था कि मम्मी ने कभी ऐसा बोला कि मुझे सारा काम करना है और गर्वित कुछ नहीं करेगा, मतलब मेरा छोटा भाई कुछ नहीं करेगा। तो ये तो ऐसा होता है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं और हम लोगों से मिलते हैं और बाहर की दुनिया देखते हैं कि किस तरह से चल रही है, तो हमें ज़माने के साथ में चलने की एक वो होती है हमें, और धीरे धीरे चेंज हो भी रहा है, बहुत एक हद तक चेंज हो भी चुका है। और मैं सिटी एरिया में देखते हैं तो ऐसा बिल्कुल चलन खत्म हो चुका है वैसे, पर गाँव में आज भी ये चलन चालू है कि लड़कियों को कम एज में ही उनका विवाह करा दिया जाता है, उनके ऊपर जिम्मेदारी डाल दी जाती है। यही कारण रहा है कि अपने राजस्थान के ऊपर ऐसे एपिसोड, ऐसे जो धारावाहिक बने हैं कि बाल विवाह करके, बालिका वधू करके, ऐसे धारावाहिक। वही तो वो पढ़ाई की होती है कि आप एजुकेशन अगर कंप्लीट नहीं है ना किसी की, तो वो फिर वो मेंटेलिटी वहीं तक रुक जाती है। और अपने यहाँ पे इतना ओवर एजुकेटेड हो चुके हैं लोग कि वो पिछला सब कुछ ही भूल गए हैं, मतलब मूल से बिल्कुल जो हमारी रूट्स हैं उससे तो बिल्कुल गायब हो गए हैं, रूट्स खत्म हो चुकी हैं। और हाँ, और अब वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं और फिर वो ही ढह जाते हैं, ऐसे जिनकी नींव कमजोर होती है फिर वो ढह जाते हैं, मारते हैं। तो जैसे कि अभी आप एक इन्फ्लुएंसर की तरह सोशल मीडिया पे आप सबको मेवाड़ी के बारे में बताते हैं, तो जैसे जिगीसा पहले नॉर्मल जिगीसा थी, तो इन्फ्लुएंसर बनने के बाद जिगीसा की लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए उसके बारे में बताइए कि क्या जिगीसा ने एक नई दुनिया देखी, क्या हुआ जिगीसा के साथ ऐसा कि वो अब एक इन्फ्लुएंसर बन चुकी है। उदयपुर नहीं छोड़ के बहुत सारी पूरे राजस्थान में अभी आप वायरल चल रहे हैं कि मेवाड़ी को एक बेटी एक बहुत ऊपर ले जाने के प्रयास कर रही है। तो आपको क्या लगता है, मतलब आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं एक इन्फ्लुएंसर होने के बाद? मुझ में तो अब ऐसा है कि सब प्यार करते हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं वापस आ चुके हैं और जितने भी दोस्त थे पुराने वो सब मेरे बेस्ट फ्रेंड्स बन चुके हैं अब। और अब ऐसा लगता है कि अब यूनिटी मुझे दिखाई देती है मेरे आसपास, कि जैसे मेरे साथ में कुछ गलत हुआ तो वो अब मेरी गलती नहीं होगी, अगर होगी तो भी मेरी गलती नहीं होगी, ऐसा मुझे लगता है। मतलब इतना ज्यादा लोगों को हो गया है कि जिगीशा कुछ गलत नहीं कर सकती अब तो। और पहले ऐसा था जब मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं थी, तब होता है ना कि सवाल बहुत ज्यादा उठ जाते हैं कि आप क्या काम कर रहे हो, क्या कहाँ जा रहे हो, और पेरेंट्स भी इतना वो नहीं अलाउ नहीं करते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो। भी जैसे सडनली आपने बोला कि पॉडकास्ट करना है तो मुझे यहाँ आना होगा, तो मैंने जब घर पे बोला तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं था। कुछ सालों पहले अगर मुझे किसी काम के लिए जाना होता था तो बहुत मनाना पड़ता था, एक हफ्ते पहले भूमिका बांधनी पड़ती ही मान बेटा जानो। तो इस तरह का बहुत सारा पैटर्न चेंज हुआ है। और अब समाज भी है जो समाज है हमारा वो स्वीकार करने लगा है हर चीज को, तो बहुत सारे चेंजेस हैं ऐसे तो। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट अपन क्वेश्चंस की तरफ वापस बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन हमारा आर्यन की तरफ से आया है कि दी आपने ये जो मुहिम चलाई है राजस्थानी भाषा री, या मुहिम की शुरुआत किस जगह से हुई है, किसकी वजह से हुई है और इसके पीछे का सच क्या है? इसकी शुरुआत वैसे तो मेरे अंदर मेरी माँ ने करी है। उन्होंने मुझे जोड़े रखा इन सब चीज़ों से, रीति रिवाजों से, और जो भी हमारे पुराने जो रूट्स हैं उनसे मुझे जोड़े रखा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि गेरू, मांडने, मेवाड़ी गीत और जो हमारे शादियों के अंदर गाए जाते हैं वो बहुत बहुत कम लोगों को, और मेरी एज वालों को तो बहुत कम आते हैं, लेकिन मुझे काफ़ी कुछ सिखाया है तो मुझे आते हैं। और वो सब मुझे मेरी माँ ने जोड़ के रखा उन सब चीज़ों से कि कभी ये चीज़ें नहीं भूलनी। जैसे वास्तु से भी मेरी माँ ने मुझे बहुत जोड़ के रखा कि वास्तु की चीज़ें और त्योहारों पे क्या रिवाज हैं उन्हें भी कि किस तरह निभाना है। वो जैसे होता है ना पैर छूना, हमारे यहाँ का अब कल्चर तो बहुत ही मुझे नहीं लगता पैर छूना रहा है अब इतना, लेकिन हमारे यहाँ पे उसको बहुत माना जाता है। तो हम अभी भी पैर छू के फिर प्रणाम करते हैं, प्रणाम कहना, वो सब चीज़ें हैं। तो शुरुआत मम्मी ने करी है और
अब आगे उसको मेरा ऐसा है कि मैं उसको और आगे लेके जाऊंगी। आप इसको बरकरार रखेंगे। जैसा कि आपने बताया कि आपकी मम्मी ने आपको गीत सिखाए हैं मेवाड़ी के, तो हमारे दर्शकों के लिए कोई आप गीत गुनगुना दे हमारे मेवाड़ का तो बहुत अच्छा रहेगा। तो देखिए, ऐसा है कि मैं बहुत पारंगत नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी। और ये वो गीत है जब लड़की की विदाई होती है तो माँ उसके लिए गाती है, या माँ और उसकी जो माएँ हैं और उनकी माताएं का जो रोल जिनका होता है, जैसे मामी हो गई, नानी हो गई, दादी हो गई, वो लोग इस गीत को गाते हैं। और विदाई के टाइम पे गाया जाता है तो सुना ही नहीं आता, क्योंकि सब रो रहे होते हैं उस वक्त। तो ये गीत है कि हे आयो धोरारो मोरीलो, हे लेग्यो टोली मैनो टाळ, कोयल बाई सिद्ध चाल्या, हे लेग्यो टोली मैनो टाळ, कोयल बाई सिद्ध चाल्या। इसका मीन्स बहुत ही प्यारा है कि एक धोरा, एक हमारे यहाँ के जो धोरे होते हैं वहाँ से एक मोर आया है, और हमारी बच्ची की जो टोली थी सहेलियों की, उसमें से एक को चुना और लेके चला गया। तो हमारी जो कोयल है, हमारी कोयल बाई है, वो अब सीधी जा रही है। इतना प्यारा और इतना सहज आपने जो इसका अर्थ बताया है, ये बहुत अच्छा गाया आपने। और जिनको गीतों के बारे में नहीं पता है, जैसे जो हमारे मेवाड़ के हर चलन के अलग अलग गीत है, कोई रीति रिवाज के अलग गीत है, शादी ब्याह के अलग गीत है, मेवाड़ियों में इन गीतों की क्या महत्व? बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि देखो राग तो हर चीज़ का एक हिस्सा ही है। हम जब तक म्यूज़िक नहीं हो तब तक वो फील भी नहीं आता ना। तो राजस्थान के अंदर गीतों का तो बहुत महत्व है, और जो हमारे पुराने गीत गाए जाते थे, हर एक का एक मतलब होता है। बना बनी का एक मतलब होता है। टूटिया, टूटिया अगर आपने सुना हो, या मेरे जितने भी फॉलोवर्स अगर वो टूटिया जानते होंगे कि लड़की की जब बारात चली जाती है राजस्थान में, तो उसके बाद में पीछे खेल खेला जाता है। बारात के जाने के बाद में जब सारे जो पुरुष हैं वो चले जाते हैं और महिलाएं रह जाती हैं, क्योंकि ऐसा होता है माँ मंडप नहीं देखती, तो माँ घर में बैठी बैठी क्या करे, तो इसके लिए ऐसे इजाद किए हैं उन्होंने कुछ कुछ ऐसे खेल। तो उसमें ही एक होता है टूटिया, उसके अंदर भी काफ़ी गीत होते हैं। वो एडल्ट एक गेम है जिसके अंदर महिलाएं हर तरह का मजाक करती हैं, और एकदम क्योंकि बहुत थक गई होती हैं पूरे, और जब बहू आने वाली होती है उससे पहले थोड़ा जो टाइम बचता है उसके बीच में वो उस तरह के खेल खेलती हैं। तो कई सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं मेवाड़ के अंदर जिनका हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ महत्व है। बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से आपने इस महत्व को बताया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन हमारे अविशी की तरफ से आया है कि जो हमारे मेवाड़ में जो हमारा श्रीनाथ जी का मंदिर है, वहाँ की एक पुष्ट कला, उसके बारे में आप बताइए कि वो आपसे कैसे जुड़ी है और आप उस चीज़ से कैसे जुड़े हैं? पुष्टि मार्ग वैसे हमारे यहाँ का कल्चर ही है, नाथद्वारा का, और श्रीनाथ जी को हम बहुत ज़्यादा मानते हैं, और कृष्ण भक्त हूँ मैं भी। और मेरी दादी क्योंकि पुष्टि मार्गीय वैष्णव थी, और उन्हीं से मेरी मम्मी बनी, क्योंकि मेरी मम्मी तो शादी करके यहाँ आई हैं, तो उन्हें इसके बारे में कुछ पता नहीं था। मेरी दादी ने उन्हें बताया, और मैंने जैसे बताया कि उनका जुड़ाव संस्कृति से लेके बहुत ही ज़्यादा है, तो उन्होंने मुझे फिर सिखाया, और मेरा भी ब्रह्म संबंध हुआ। फिर उसके बाद में ब्रह्म संबंध ऐसी एक पुष्टि मार्गीय एक मार्ग है, भक्ति मार्ग है, जो वल्लभाचार्य जी ने उसे बताया है, उन्हें मार्ग एक दिखाया है, जिसके अंदर क्या होता है कि एक जीव का, जब हम जीव हैं उनका परमात्मा से मिलन का एक होता है। ब्रह्म संबंध में होता है ब्रह्म और संबंध, दोनों का जो संबंध होता है वो हम वहाँ पे होता है, जो कि जो हमारे गुरु हैं वो ही हमारा संबंध करवाते हैं। मतलब एक रिश्ता, हम एक बॉन्ड बनाते हैं हमारे परमात्मा से, और वो हम उसको फिर उसमें सेवा भाव और इन सब तरीके की चीज़ें होती है। तो श्रीनाथ जी की जो सेवा होती है वो सब सेवा करनी और अपरस करना, और ये सारी चीज़ें उनके अंदर आती है। और पुष्टि मार्गीय में बहुत ही अलग तरह की, हम एक छोर कभी पकड़ा तो अंत तक तो कभी पहुंच ही नहीं सकते, बहुत ही बड़ा है। और वहाँ पे ये कल्चर को बहुत ज़्यादा माना जाता है, हर एक चीज़ का बहुत ध्यान रखा जाता है, क्योंकि एक जब हम ब्रह्म संबंध ईश्वर से कर लेते हैं उसके बाद में हमारा एक रिश्ता हो जाता है। उसके बाद में हम जो भी खा रहे हैं पहले हम उन्हें देते हैं कि हाँ आप खाइए पहले, और इस तरह से पूरा भोग पहले उन्हें लगता है, सिद्ध किया जाता है। उसके बाद में
हम ले सकते हैं उसको। और मतलब ऐसा भगवान से जुड़ा बिल्कुल जुड़ा रिश्ता बन जाता है, जो आप चाहें दोस्त की तरह। सखा भाव होता है सबसे ज्यादा, क्योंकि हमारे यहाँ पे सखा भाव को ही सबसे ज्यादा माना जाता है। तो एक सखा के तौर पे हम एक दूसरे को मानते हैं। और जैसे होता है हम झगड़े भी कर लेते हैं कि हमारे काम सही नहीं हो रहे हैं, तो हम ऐसा झगड़ा भी करते हैं। आप कहीं भी ये वाला कल्चर नहीं देखेंगे जहाँ पे सिर्फ पुष्टि मार के जो कल्चर है वहाँ पे ऐसा होता है कि वहाँ के जो रसिया जो ग्वाल बाल हैं उन्हें ये हक होता है कि वो 40 दिन के जो हमारे होली का उत्सव होता है, बहुत बड़ा एक उत्सव होता है, उसके अंदर वो गालियाँ सुना सकते हैं होलाष्टक के बाद में। तो ये तो आपने कहीं पे भी ये कल्चर नहीं देखा होगा। आप जरूर कभी नाथद्वारा पधारें होली में तो आपको ये कल्चर देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको रसिया भी सुनने को मिलेगा, और रसिया के अंदर ही वो गालियों का गान करते हैं श्रीनाथ जी को। तो बहुत ही डिफरेंट कल्चर है, और आप सबको मैं ऐसा ही यहाँ से कहना चाहती हूँ कि जुड़े इससे, क्योंकि ये संप्रदाय भी जो है बहुत ही उच्च संप्रदाय है, इससे जुड़ना चाहिए। और यूथ बहुत ज़्यादा वैसे भी जुड़ा हुआ है, गुजराती काफ़ी जुड़े हुए हैं मेवाड़ से, क्योंकि मेवाड़ में हैं इसीलिए ये चीज़ है। लेकिन मैं चाहती हूँ और लोग जुड़े और ब्रह्म समझ लें, और बिल्कुल इस मार्ग पे डटे रहें। तो जो आपने व्यूअर्स को पुष्टि मार्ग के बारे में बताया है वो बहुत मेरे को भी वैसे पहले नहीं पता था, और काफ़ी व्यूअर्स को नहीं पता होगा, और उनको अब पता चल गया होगा कि ये चीज़ क्या है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपकी एक फैन से आया है कि आपने कॉलेज लाइफ में खुद को मतलब खुद को बढ़ाया कैसे, खुद को अलग कैसे बताया अपने आप से। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जैसा मैंने बताया कि मेरी मैम है विनीता मैम, उन्होंने मुझे मंच दिया था, और पहले मैं बहुत घबराई, लेकिन उन्हें बिलीव था, एक होता है ना कि हमको एक धक्का देने वाला इंसान की ज़रूरत होती है, तो वो दिया उन्होंने मुझे, एक पुश की ज़रूरत होती है, वो उन्होंने मुझे किया। और बच्चे तो गाड़ी ऐसी चाली कि रुकी नहीं, और 3 साल की बीएससी होती है, मैंने बीएससी किया था, मेरा सब्जेक्ट बायोलॉजी था। और फिर मैंने वहाँ पे मुझे 26 बार स्टेज मिला, और मैं 26 बार फर्स्ट प्राइज़ लेकर आई थी, तो मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट था वहाँ पे। और उसके बाद में आखिरी जब साल था उसके अंदर तो मुझे फिर एल्बम्स के लिए और इन सब के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगी। और फिर मैंने 2018 के अंदर एक एल्बम किया था, जो भी 1.5 मिलियन उसके व्यूज़ हैं। आपने जैसे बोला कि 13 लैंग्वेज के अंदर, वो वही है, उस वक्त ही मिला। फिर 2019 में मिला, और फिर 2020 में मैंने खुद ही ये प्लेटफॉर्म बना लिया। तो ऐसा फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कॉन्ग्रेचुलेसन, आप और तरक्की देंगे टीम इंस्पायरो की तरफ से। आप ये कॉन्ग्रेचुलेसन है कि आप बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाई तक पहुँचे। जी कि साहब अगेन बढ़ते हैं अपन क्वेश्चंस की तरफ। आपकी एक फ़ैन अक्षिता की तरफ से एक क्वेश्चन आया है कि एडिटिंग, जैसे कि वीडियो जब आप क्रिएट करते हो तो उसमें एक प्रोसेस के साथ होती है, पहले स्क्रिप्ट होती है, शूट होता है, एडिट होता है, देन आफ्टर वो पब्लिश होती है। पर आपका ये वो सारा पार्ट आपका कौन देखता है? एडिटिंग टीम है आपके पास, या फिर आप स्क्रिप्ट पहले लिखते हैं? क्या रहता है, इसका प्रोसेस क्या है? देखो हमारा बात है तो कोई अतरो दोरो नहीं वे है, वो एकली करती रहो सब काम। और एक कमरा है मेरा, और मेरे पास में ट्राइपॉड भी नहीं है, सच बताऊं ना, ट्राइपॉड भी नहीं है मेरे पास में। अभी मैंने फोन अब लिया है नया, उसके पहले मैं क्या करती थी, एक हमारे यहाँ पे एक ताक है, अपन कहीं आलियो वे वणी में वणी फोन ने मिलियो और पचे शूट की। तो एडिट खुद ही किया मैंने फर्स्ट वाला, और सब मैं ही करती हूँ, एडिट भी मैंने ही किया। ट्राइपॉड नहीं था, तो ऐसे कुछ भी चीज़ें एक के ऊपर एक रख के मेरी हाइट के बराबर करके और फिर लिया करके अभी भी मैं वही कर रही हूँ, कुछ नया नहीं है उसके अंदर। और स्क्रिप्ट का पहले मैं ऐसा सोचा नहीं करती थी कि अब मैं स्क्रिप्ट लिखा करती हूँ, पहले मैं डायरेक्टली बस कैमरा शुरू किया और कर देती थी। तो जी कि साहब मेवाड़ की धरा और मेवाड़ की महत्वता आपकी लाइफ में क्या है? बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तो प्राउड हूँ, गर्व है मुझे कि मैं मेवाड़ी हूँ, और मैं चाहती हूँ कि हर एक मेवाड़ी को गर्व हो कि वो मेवाड़ी है। भाई हम राजस्थान से हैं, बहुत ही एक ज़रूरी एक राज्य है, तो मैं चाहती हूँ कि जो भी हैं और मेवाड़ी बोलने में शर्म नहीं आनी चाहिए। और जो पेरेंट्स हैं और जो यंग पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को इससे जोड़े रखें। मैं तो यही चाहती हूँ कि भाई अंग्रेज़ी सीखो, आपका हुनर हो सकता है, लेकिन मेवाड़ी मातृभाषा आनी ही चाहिए। और जैसे सबटाइटल्स यूथ मांग रहा है कि सबटाइटल्स होने चाहिए, मुझे अच्छा नहीं लगता कि जब वो सबटाइटल्स के लिए बोलते हैं। मैं नहीं चाहती कि सबटाइटल्स के
साथ वो समझे, लेकिन मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी क्योंकि अभी ज़रूरी है सबटाइटल्स डालना, जिससे कि वो जल्दी से जल्दी समझ पाएँ कि मैं क्या वर्ड बोल रही हूँ, उसका मेवाड़ी में क्या मतलब है। बहुत जल्द वोकेबलरी भी शुरू करूंगी कि मेवाड़ी के अंदर क्या है। तो हाँ, मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल जुड़े रहें मेवाड़ से। सो व्यूअर्स, समय की बाध्यता होने के कारण हम जिगीसा के साथ इतना ही जुड़ पाएंगे। तो अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़िए, व्यक्ति को संस्कृति से जोड़िए, व्यक्ति को कल्चर से जोड़िए और व्यक्ति को भाषा से जोड़िए। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया हमने, हालात से शीशे का बदन मांग लिया। हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पे और हमने हमारे हक में हमारा वतन और मेवाड़ मांग लिया। व्यूअर्स, हमारे इस पॉडकास्ट को अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इस पॉडकास्ट को शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिल्कुल, आप ये पॉडकास्ट ज़रूर देखें, आपको बहुत कुछ, इससे पहले भी जो पॉडकास्ट हुए हैं उनसे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इससे भी मुझे ऐसा लगता है, मेरी आशा है कि आप इससे कुछ सीख पाएंगे। तो थैंक यू व्यूअर्स फॉर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू जिगीसा, हमारे साथ जुड़ने के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।